वर्तमान में जो एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण व्यवस्था है 49.5%, उसको छेड़े बिना, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किए बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में और सेवाओं में दिया जाएगा। कोटा से रुकेगा नोटा। देखिए, सवर्णों की संख्या 12 से 13% बिहार में है और हमेशा सवर्ण की झुकाव जिधर होता है उसकी सरकार बनती है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। अपर कास्ट की जो आबादी है वो राजनीतिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका चुनावों में अपना रखता है, इससे कौन इनकार कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों का वोट तो लिया लेकिन उन्हें उनका अधिकार नहीं दिया है। 10 साधे सब सधे। जो वर्तमान में एससी, एसटी, ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था से बाहर हैं, अर्थात आज की तारीख में वो अनारक्षित वर्ग में माने जाते हैं, ऐसे सब लोगों को मिलेगा। उसमें ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है और अन्य प्रकार की ऐसी जातियां हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं आती है। उसमें पटेल भी है, जाट भी है, गुजर भी है, आंजना भी है, सोंदिया भी है और मुस्लिम धर्मावलंबी भी है, ईसाई धर्मावलंबी भी है। और जिस धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और एससी, एसटी, ओबीसी की आरक्षण प्रणाली से बाहर हैं, वो सब लोग इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे। कोटा की राह में कितने कांटे? हमने सोच समझ करके संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में इस प्रकार के प्रावधान करने का निर्णय लिया है, जो इस सदन के द्वारा पारित होगा। उसके बाद ये अधिनियम बनेगा और फिर ये प्रावधान लागू होंगे। उसके बाद अगर कोई न्यायालय में भी जाएगा तो मेरी अपनी मान्यता है कि न्यायालय जो वहां जाएगा इसके विरोध में, उनकी बात सुनने की बजाय उनकी बात को अस्वीकार करेगी और सरकार का निर्णय मान्य होगा और सारे देश में सामान्य वर्ग के, गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलेगा। हमारी मांग है जो 82 पेशावर बिरादियां हैं मंडल कमीशन में पिछड़ा समाज की, उनका कोटा अलग करके कम से कम 6% आरक्षण दिया जाना चाहिए। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अल्पसंख्यक समाज को भी रिजर्वेशन आरक्षण देने का प्रावधान करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत को शतरंज के खेल की तरह माना गया है, जहां हर शहमात के दांव पेच में सबसे अहम है आखिरी दांव। आखिरी दांव जिसका सटीक होता है उतना ही विरोधी घिरते हैं। ठीक इसी तर्ज पर मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण का ऐसा दांव चला जिसके विरोध की काट विरोधियों के पास भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन सवाल है कि क्या यह दांव महज चुनावी दांव साबित होकर रह जाएगा या हकीकत का भी रूप ले पाएगा। आज प्राइम डिबेट में हम इस दांव के पीछे दम को आंकेंगे, आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि क्या चुनाव से पहले यह कोटा लागू हो पाएगा, क्या इस कोटा से नोटा का नुकसान टल जाएगा और इस कोटा की राह में आखिर कितने कांटे हैं। आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि चुनाव से पहले क्या लागू हो पाएगा ये कोटा। सबसे पहला सवाल, इसका जवाब समझिए। सबसे पहले जरूरी है संशोधन की जरूरत। संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है और चूंकि 49.5% आरक्षण से ज्यादा सीमा पार कर रहा है, इसलिए अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण जरूरी है, संशोधन जरूरी है। दोनों सदनों में संशोधन विधेयक का पास होना जरूरी है। बारी बारी से दोनों सदन में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। लोकसभा में तो बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं है। क्या बाकी विरोधी दल साथ देंगे, ये भी सवाल है। दोनों सदनों से पास होने के बाद राज्य विधानमंडल से भी पास होना जरूरी है। हालांकि अरुण जेटली साहब ने यह बयान दिया है कि आर्टिकल 368 के पार्ट 3 के तहत राज्यों से बिल पास कराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा और राज्यसभा से पास होते ही राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर बिल अधिनियम के तौर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है? लोकसभा में आज चर्चा चल रही है, फिर वोटिंग हो सकती है। 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद राज्यसभा में कल जा सकता है। कल एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया। लेकिन अगर पारित हो भी जाता है तो आगे क्या राह आसान है? नहीं, कोटा की राह में अभी कांटे बहुत हैं।
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट खारिज भी कर सकती है। 1992 में भी खारिज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंदिरा साहनी केस में कि आरक्षण के लिए शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन को जरूरी बताया था और 50% सीमा से पार होने पर भी खारिज हो सकता है। राज्यों ने कई बार जाट, मराठा, मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार पर रोक लगाई है। हो सकता है कि न्यायिक समीक्षा ना करे सुप्रीम कोर्ट, इसलिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। लेकिन 9वीं अनुसूची में भी सुप्रीम कोर्ट अगर यह तय करता है कि ये संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, उल्लंघन है, तो 9वीं अनुसूची में से नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने साफ साफ कहा था कि संविधान के संशोधन के तहत सबसे जरूरी है कि संविधान की मूल भावना या मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो। तो अगर मूल ढांचे का उल्लंघन इसे माना गया, क्योंकि मौलिक अधिकार में संशोधन है, अनुच्छेद 15 और 16 मूल भावना के तहत माने जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। अगर मूल ढांचा माना गया तो बहुत हद तक ये 9वीं अनुसूची में मान्य नहीं होगा। तो क्या कांटे हैं और क्या यह आसान है, या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा लेने की कोशिश? क्योंकि 10 साधे सब सधे, हम क्यों कह रहे हैं इसे भी समझिए। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। 10% आरक्षण के दायरे में सभी अनारक्षित वर्ग के गरीब आएंगे। सभी जाति और धर्म के अनारक्षित वर्ग के गरीबों को आरक्षण मिलेगा। 10% से सबको साधने की कोशिश कैसे की गई है? इसमें हिंदुओं की सभी अग्नि जातियां, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सभी धर्म के गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन क्या यहां से एक नए संघर्ष की शुरुआत तो नहीं होगी? क्योंकि बिहार में मुस्लिम समाज ने अब कह दिया है कि हमको अलग से आरक्षण चाहिए। जाट, गुर्जर और पाटीदार जो अलग से आरक्षण की मांग करते रहे हैं, क्या वो 10% के अंदर समेटकर खुश हो जाएंगे? ये देखना होगा। ये तमाम सवाल हैं जिस पर आज डिबेट। और हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। उदय नारायण चौधरी हैं, दलित नेता। नवल किशोर चौधरी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। ज्ञानेंद्र नाथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भागवत शर्मा है, राष्ट्रीय संयोजक, सवर्ण सेना। सबसे पहला सवाल उदय नारायण चौधरी जी, आखिर क्यों आपका विरोध है इस आरक्षण को लेकर, जो कि बिना छेड़छाड़ किए कोशिश की जा रही है? संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। धन्यवाद देते हुए बताना चाहता हूं कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं जो व्यवहारिकता है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव का मात्र 60-65 दिन बच गया है कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने का, और 10% का आरक्षण देकर के गरीब नौजवानों को जो सवर्ण जाति हैं उनको संतुष्ट करने की चेष्टा की जा रही है, और नौकरी है नहीं। लेकिन मेरा इससे एक इतर है जवाब। ये आरक्षण का मामला कोई गरीबी उन्मूलन का मामला नहीं है, यह ध्यान में रखा जाए। गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दर्जनों कार्यक्रम चला रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के उसके अन्य अपलिफ्टमेंट की भी योजनाएं चला रही है। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान में जो मूल अधिकार के हिस्सा में आर्टिकल 16 में जिसकी व्यवस्था की गई, उसमें स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार, एक मिनट देखिए, मैं कंप्लीट नहीं किया, आप बीच में सुमित जी आ गए तो मेरी भावना तो पूरी जाएगी नहीं। आप कहिए। सामाजिक पिछड़ेपन, एक मिनट पहले बोलने दीजिए, तब आपकी बात को सुनेंगे हम। हाँ। और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर यह दिया गया, जो हजारों साल से जो लोग जिनके साथ जुल्म और अन्याय होते रहा, ये जो आप बात कर रहे हैं आधार पर उनको ये आरक्षण दिया गया है। मेरे पास ये आरक्षण और भी मेहमान मुख्य धारा से दिया गया है। वो बात, ये आरक्षण इसलिए दिया गया, सभी जानते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन आवश्यकता है। आप क्लियर बोलिए ना, ये आरक्षण क्लियर बताइए जो है सवर्णों के साथ है या नहीं? साहब, किसी के साथ होने और ना होने का सवाल नहीं पैदा होता है। आवाज उठाइए, सवाल नहीं पैदा है। मैं आरक्षित वर्ग की बात कर रहा हूं और उसके आरक्षण की बात कर रहा हूं, और संविधान में संशोधन करके ही इसको किया जा सकता है। और जो संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं,
और अगर आप देना चाहते हैं अगर आरक्षण दीजिएगा ना, तो आप जनगणना करा लीजिए और जिसकी जितनी आबादी है दलित की बात उतना उदय नारायण जी आप साथ हैं या नहीं के है? आधार आपसे पर सीधा आप पूछा गया। आरक्षण देने का काम करिए। आपको नंबर एक, देश में सभी है, दूसरी समाज बात दलित है, पिछड़ा है, आपको सबकी बात करनी पड़ेगी। इस देश सिर्फ दलित में पिछड़ा की अब बात करनी तक नहीं पड़ेगी, जो आपको सबका वोट मिलता जो है। दलित सिर्फ लोग हैं, पिछड़ा की बात क्यों आप कीजिएगा? कहते हैं समाज की बात क्यों नहीं राष्ट्रपति करेंगे? जी को समान समाज राष्ट्रपति जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, तो क्या है? महाराणा प्रताप कौन जब थे? तक समान कि थे। उदय नारायण चौधरी जी, मुझे लगता है कि आपसे जो पूछा गया आपके पास वो जवाब अभी आप दे नहीं पा रहे हैं, आरक्षण का क्योंकि आप ना विरोध कर पा रहे हैं ना समर्थन कर पा रहे हैं। आपके पास स्थिति ऐसी हो गई है। मैंने आपसे सीधा पूछा आप साथ में हैं या नहीं हैं? नहीं, ये बिल्कुल साथ में नहीं है, ये मैं विरोधी है, विरोध कर साथ रहे की हैं। बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, ये घुमा फिरा कर नहीं, के द्वारा घुमा फिरा कर नहीं उदय नारायण जी, मुख्य धारा से घुमा फिरा कर नहीं। है। आप 10% आरक्षण का जो प्रस्ताव है जिस पर चर्चा भी हो रही है उसके साथ है या नहीं? हालांकि आरजेडी आपके सहयोगी दल है महागठबंधन में, उन्होंने विरोध किया है। जयप्रकाश जो सांसद हैं उन्होंने खुलकर विरोध किया है। सुनते हैं वो भी बयान, सुन लीजिए। ये जुमलेबाजी जिस तरीके से सदन में संशोधन बिल लाया गया है उस तरीके का हम विरोध करते हैं कि यह एक धोखा है। सुप्रीम कोर्ट का बैरियर 50% का टूट गया है, 60% पर आ गया है। हमें इसमें कुछ नहीं कहना है, हमें कहना है जातीय जनगणना कराओ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमें जो है 85 दीजिए, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, दलित को, अति पिछड़ा को। हमें 85 चाहिए, 10 आप ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें 85 चाहिए। जो मुस्लिम है, जो क्रिश्चियन है, जो दलित है, जो मुख्यधारा से छूटे हैं, उसके हक को सुनिश्चित करिए, इसमें डालिए, उसको शामिल कीजिए। जिस तरीके से सदन में संशोधन बिल लाया गया है उस तरीके का लोकसभा में आरजेडी ने विरोध किया है इस विधेयक का और मांग की है कि जातीय जनगणना प्रकाशित करते हुए आरक्षण का दायरा अगर बढ़ता है तो सबके लिए आरक्षण का दायरा बढ़े आबादी के मुताबिक। भागवत शर्मा जी, आपको इसमें कोई ऐतराज है? आरजेडी का विरोध इस बात को लेकर है कि हमें अगर सवर्णों को आरक्षण मिलता है तो उससे ऐतराज नहीं, लेकिन दायरा अगर बढ़ता है तो सबके लिए आरक्षण का दायरा बढ़े, या फिर यह विरोध इस बात को लेकर है कि कहीं उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए? सुमित जी, देखिए ऐसा है कि जो आरजेडी में बैठे हुए लोग हैं, या मानिए उदय नारायण चौधरी जी लोग हैं, ये लोग सामंतवादी हैं, नव सामंतवादी हैं। ये लोग किसी खास जाति का, वो वही बेचारे दलित हैं, उनका भी कहां उत्थान हुआ है? इन लोगों ने तो शोषण करने का काम किया है। आज हजारों करोड़ के लोग मालिक बन गए, दलितों की क्या स्थिति बनी हुई है इनसे छुपी हुई नहीं है। ये लोग सामंतवादी है, शोषक है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, सुनिए मेरी बात। जो सवर्ण लोग हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो या फिर हमारे वीर कुंवर सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, श्री कृष्ण बाबू के हम वंशज हैं, जिन्होंने सबसे पहले देवघर के मंदिर में दलितों को प्रवेश करवाया, दलितों को उत्थान के लिए कार्य किया। लेकिन माननीय उदय नारायण चौधरी जी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने सभी के लिए उत्थान के लिए क्या कार्य किया है? सवर्णों के लिए कार्य किया है, सिर्फ दलित पिछड़ा की बात करके सभी को बरगलाने का काम करते हैं। मैं बोल रहा हूं, अभी आप चुप रहिए। ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, ऐसा नहीं होगा। संपत्ति का जो सभी का है, जमाखोरा हो गया है, की बात नहीं होगी। नहीं उदय नारायण जी, या तो विरोध में रहिए या समर्थन में रहिए, या तो विरोध में रहिए या तो समर्थन में रहिए। आप इधर भी हैं उधर भी हैं, ऐसा नहीं चलेगा ना। आप बोलिए कि हाँ हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं, बताएंगे। मैं सीधी बात। सुनिए मेरी बात, सुमित जी, सवर्णों को आज बाकी में आरक्षण की आवश्यकता है, और ये आप भी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। सवर्णों की स्थिति इतनी बदहाल बनी हुई, इतनी खस्ता बनी हुई है, इतनी गरीबी बढ़ रही है। मैं अमीर सवर्णों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो गरीब है। चलिए सियासत से इतर ज्ञानेंद्र दो ऑब्जेक्शनेबल इन्होंने बात कहा है गंभीरता से। मैं आता हूं उदय नारायण जी, दो मेहमान हमारे पास और भी हैं, मैं आता हूं दोबारा। दो आरोप भी लगाए, ठीक है, मैं उस पर जवाब दे दीजिएगा आप, समय कम होता है सर। ज्ञानेंद्र नाथ जी, क्या सियासत से इतर जो आपको लगता है कि ये लागू कराने में बहुत सारे अभी
राह में रोड़ा है और उन बाधाओं को दूर कर पाएंगे चुनाव से पहले, खासतौर पर विधेयक पास कराना दोनों सदनों से। अरुण जेटली ने हालांकि ये कहा कि राज्यों से पास कराना जरूरी नहीं है, तो एक बड़ी राहत इससे हो सकती है। देखिए, सीधी सी बात है कि इसका विरोध करने का कोई औचित्य मुझे तो नजर आता नहीं, इसलिए कि कहीं ना कहीं हर पार्टी के लिए अब जो है निगलने और उगलने वाली बात हो गई है, क्योंकि आप इसे जो है खुलेआम नकार नहीं सकते। उदय जी भी अभी स्पष्ट नहीं कह रहे हैं कि उसके विरोध में है कि पक्ष में है। मैं पूर्ण रूप से नकार। चलिए, अब इन्होंने कहा मैं पूर्ण रूप से बताइए उदय नारायण चौधरी जी, आपने जो लाइन कही है दोबारा कहिए। पूर्ण रूप से आप नकारते हैं? मैं पूर्ण रूप से नकारता हूँ। आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है इसको पूर्ण रूप से नकारता हूँ। ठीक है, अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दे और आपने भी नकार दिया। उदय नारायण जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। उदय नारायण जी, एक सेकंड, मेरे पास कम वक्त है। उदय नारायण जी, एक सेकंड, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे जिस कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है? आप गठबंधन की बात अभी छोड़ दीजिए। अभी कैसे छोड़ेंगे? जो कर रहे हैं वो कीजिए। वो कांग्रेस, वो हम लोग को करना होगा, हम कर लेंगे। फिर आप इधर भी हैं उधर भी हैं, यही स्थिति है सियासत के लिए। आप इधर भी है उधर भी है। ठीक है ज्ञानेंद्र नाथ जी, पैखाना साफ करेंगे, ज्ञानेंद्र नाथ जी कपड़ा साफ करेंगे। आज ये सामाजिक, ठीक है, हो गया सर। उदय नारायण जी, आधार पर यह आरक्षण दिया गया। नारायण चौधरी जी के जो ऐसा है कि पोता है बेटा है वो जानवर उठा रहे हैं क्या? फिर आरक्षण के लाभ ये क्यों लेंगे? बात सुनिए, क्यों लेंगे? ऐसा है कि जवाब दीजिए। जीतनराम मांझी जी के पोता चूहा पकड़ रहे हैं क्या? आर्थिक आरक्षण के लाभ क्यों लीजिएगा? एक सेकंड, चिराग पासवान जी को क्यों मिलेगा? एक सेकंड भागवत जी, गलत है, इससे बदलाव होना चाहिए। शर्मा जी, एक मिनट, कि देखिए जो भी है, जिसकी भी बात कर रहे हैं, ये संविधान में कहीं भी संविधान ने ये नहीं कहा है कि आर्थिक आरक्षण नहीं होगा। पहली बात, उस पे संविधान बिल्कुल एकदम क्लियर है कि कहीं वो उसने ये कहीं नहीं कोट किया है। जो लोग संविधान जानते हैं वो ये जानते हैं। तो जब नहीं किया है तो संविधान में संशोधन का अधिकार हर सरकार को है, इन्होंने भी किया। बात रही आर्थिक पिछड़ेपन की, सामाजिक पिछड़ेपन की, तो उसमें सवर्ण ढेर सारे हैं। आज सवर्णों को जो है अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनके घरों के भी चुनाव से पहले लागू हो पाएगा। ठीक है, मैं किराया नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जो है पैसे नहीं है, फिर कहाँ है? आप बताइए ना। ठीक है, नवल किशोर चौधरी बात है कि 100% इसका जो है औचित्य को नकार, बिल्कुल साथ हैं, एकदम 100% साथ हैं। ठीक है सर, एकदम आरक्षण होना ही चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण के विरोध का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, नवल किशोर चौधरी जी विरोध कर रहे हैं। नवल किशोर चौधरी जी, चुनाव से पहले पहले इसे लाकर देश में एक सेकंड सर, एक सेकंड उदय नारायण जी और भागवत जी, एक सेकंड भागवत जी और उदय नारायण जी प्लीज एक सेकंड विरोध करने का, एक सेकंड। नवल किशोर चौधरी हमारे साथ हैं, जिस दिन बहुजन जागेगा भी वर्जन आने दीजिए। करने वाले लोग भागेंगे। उदय नारायण जी, आपने कह दिया विरोध करें, ठीक है समझ गए सर, लेकिन समर्थन करने वाले कांग्रेस के साथ हैं। एक लाइन समय कम है, एक और बोल दूं, समय कम है सर। नवल किशोर चौधरी भी रह गए हैं। जो है ये बार बार कहा जा रहा है, उदय जी ने भी कहा कि ये चुनाव से पहले का स्टंट है या ये वोट को बरकराना है। आखिर ये लोग दलितों का जो समर्थन कर रहे हैं सर, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे क्या है? नवल किशोर चौधरी जी, क्या चुनाव से पहले ये विधेयक लागू हो पाएगा? आपको ये लग रहा है सरकार की मंशा जिस तरह से दिख रही है उससे लग रहा है, या फिर महज चुनावी स्टंट रह पाएगा? 5,000 एकड़ जमीन। भागवत शर्मा जी, एक सेकंड हो गया। नवल किशोर चौधरी जी को वो बोलने दीजिए। देखिए, सीधी बात यह है प्रोफेसर साहब, ठीक है, इसका विरोध भी वोट बैंक के लिए ही किया जा रहा है। ज्ञानेंद्र जी, विरोध भी वोट बैंक के लिए ही किया जा रहा है। नवल किशोर चौधरी जी, जल्दी से सर, समय बहुत जाया हो गया। मैं आर्थिक आधार पर जो 10% आरक्षण देने का प्रावधान के साथ जो बिल पेश हुआ है उसका स्वागत करता हूं। उसका औचित्य है, न्यायोचित है, देरी से सही कदम लिया गया है। यह बिल कहीं से उन श्रेणियों के लोगों को, खासकर SC ST सर, ये चुनाव से पहले आपको लग रहा है कि बिल पारित हो पाएगा, लागू हो पाएगा, मूर्त रूप ले पाएगा सर, या फिर चुनावी स्टंट रह जाएगा? देखिए, डिफिकल्टीज है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियों ने सत्ताधारी पार्टी का समर्थन देने का ऐलान किया है, और जिस तरह
आप जानते हैं कि देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और कांग्रेस की सरकार है। मुझे ऐसा लगता है यह बिल कानून बनकर हमारे सामने शीघ्र ही आएगा। ठीक है सर, यही खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, वक्त कम होता है मेरे पास। लेकिन अगर ये ऐसा है तो ये चुनावी स्टंट कतई कहा नहीं जाएगा। भले ही चुनाव से पहले लाया गया, अगर चुनाव से पहले लागू हो जाता है, खासतौर पर एक उम्मीद इस बात को लेकर कि राज्यों से पास कराने की जरूरत नहीं है, जो अरुण जेटली साहब ने कहा है। अगर ऐसा है तो लोकसभा में आज अगर पारित होता है तो राज्यसभा में कल देखना होगा विरोधी कितना समर्थन करते हैं, उस आधार पर आगे की राह तय होगी। नमस्कार।